दोस्तों, मैं अनामिका। आज मैं आपको इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ दोस्तों, जिसको जानना एज ए इंग्लिश स्टूडेंट, एज ए इंग्लिश लर्नर आपको ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आई गोज़, ठीक है, आई गोज़ और आई गो में क्या डिफरेंस है? आई गोज़ सही है या आई गो सही है? आई रीड सही है कि आई रीड्स सही है? अगर मैं आपसे कहूँ वी लव सही है या वी लव्स सही है, तो आप किसको चुनोगे दोस्तों? अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या पूछना चाहती हूँ, तब तो मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि आपको टेंस के बारे में नॉलेज है। अगर आप नहीं जानते कि मैं क्या पूछ रही हूँ, तो यानी कि आपको टेंस को बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपको टेंस आता है तो वेल गुड वे दोस्तों, अगर आपको नहीं आता तो इट्स नॉट गुड दोस्तों, क्योंकि आपको टेंस आना ही चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो इस वीडियो को आप क्यों देखेंगे? आपके मन में आ रहा होगा एक क्वेश्चन ना। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आपको टेंस तो पता है, पर आप कभी कभी डाउट में होते हो, कभी आप कहीं फंस जाते हो। तो हर एक डाउट को ये वीडियो क्लियर करेगी, और जिसको नहीं आता उसको बेसिक से मैं सिखाऊंगी दोस्तों, ताकि आज के बाद आपको टेंस के लिए कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बेसिक से सिखाना। देखिए दोस्तों, टेंस जो होता है वो समय को इंडिकेट करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में जैसे कहते हैं हम ना, कोई काम कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए जो हमारी लाइफ में चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये पास्ट टेंस है। कल मैं आपको एक नए चैप्टर से को पढ़ाऊंगी, ये आपका फ्यूचर टेंस है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको पता होंगी, लेकिन मैं शुरुआत बेसिक से करी हूँ तो मैं सब कुछ लेकर चलूंगी। मैं ये समझ के चलूंगी कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको आता है तब भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज के बाद ये डाउट्स नाम की जो ये वर्ड है ना, ये आपके डिक्शनरी में होगी ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है दोस्तों, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, और सब मिलाकर हो जाते हैं हमारे पास 12 टेंस। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ये हो गया हमारा बेसिक टेंस के लिए। अब टेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स हैं दोस्तों जिसको मैं आपको बता दूं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जिसे आपको जानना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करती हूं मैं। मेन पॉइंट्स क्या है? हिंदी टू इंग्लिश, जब भी हम अपने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे सामने 3 टाइप्स के सेंटेंस आते हैं। या तो वो सिंपल होगा, या तो वो निगेटिव होगा, या तो वो इंट्रोगेटिव होगा। जैसे वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है। 3 तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे ही करके छोटे बड़े सेंटेंस हमारे सामने आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक उदाहरण लेके समझा रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्तों, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। मैं आपको बस एक मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, जिसको आप बस ध्यान से सुनते जाइए। सिंपल सेंटेंस में दोस्तों यस या यस लगता है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिस भी टेंस का, मान लीजिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको यहाँ बता रही हूँ, तो डू और डस के साथ नॉट लगता है। और इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों, तो या तो क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, या तो उसके हेल्पिंग वर्ब पहले आकर सेंटेंस को बनाया जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, अब जो होता है ना, हम सिंगुलर और प्लूरल की बातें बार बार करेंगे दोस्तों। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है आप जान लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का बोध कराए, जैसे हमारा ही, शी, इट या कोई एक नाम दोस्तों। ठीक है, उसे हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं, उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारा वी, दे, यू, आई या मोर देन 2 नेम, 2 या 2 से अधिक नाम को दोस्तों हम प्लूरल में रखते हैं। सिंगुलर यानी सिंगल यानी एक, प्लूरल यानी बहुत सारा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट लेकर हम चलेंगे इस टेंस के साथ, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं।
ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों अगर मैं यहीं पे पास्ट लिख देती तो क्या होता? तो दोस्तों कुछ नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यहीं पे मैं फ्यूचर लिख देती तो क्या होता? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये यहाँ से बस कट जाता है दोस्तों। बाकी इधर का टाइटल सेम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ लगता ही लगता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप देखिए, आपको आगे जाते जाते लास्ट तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हर बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताती हूँ। देखिए दोस्तों, हम एक एक वीडियो को, एक एक टेंस को एक एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप बोर भी ना हो और आपको एक भी टेंस अच्छे से ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, और जो भी आप सीखें एकदम परफेक्टली सीखें। ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट होता है। ठीक है, इसकी क्या पहचान होती है दोस्तों? इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है लगा होता है। जैसे मैं कहूँ वह पढ़ता है, वह खाता है, मैं जाता हूँ, तुम सोते हो, वे रोते हैं, वह हंसता है। तो जहाँ ता, ती, ते का क्रिया के अंत में लगा हो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों? अगर मैं कहूँ कि वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूंगी? तो मैं उसे कहूंगी ही रीड्स अ बुक। अब आप कहोगे मैम आपने ही यहाँ क्यों लगा दिया, यहाँ रीड्स क्यों लिखा, यहाँ अ बुक क्यों लिखा, ऐसा कैसे हो गया मैम? तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा एक फॉर्मूला पर चलता है। देखिए भैया, फॉर्मूला मतलब ये हमारा, पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम अपना वर्ब लिखेंगे, फिर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यस या यस लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यस या यस नहीं लगाएंगे, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा कि मैंने आप पे ही लिखा, ही हमारा सब्जेक्ट था, ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने रीड में अपने वर्ब में यस जोड़ा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम एज इट इज वर्ब लिख देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ अपना वर्ब लिखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद यस या यस ऑप्शनल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मैंने लगा दिया, नहीं होता प्लूरल होता तो मैं नहीं लगाती। उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा कि अ बुक, एक किताब, वह एक किताब पढ़ता है। देखिए ता है आ रहा है ना, हमारी क्रिया के अंत में ता आ रहा है, तो वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर मैं इसका प्लूरल सेंटेंस देखूं तो वी रीड अ बुक, हम एक किताब पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने रीड में ना एस लगाया ना ई एस लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, और जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर छोड़ देते हैं। इसीलिए दोस्तों इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो तो कैसे जान जाते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल सेंटेंस है? क्यों जान जाते हो? इस यस या यस को देखकर। अगर वर्ब में यस या यस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर सेंटेंस होगा, और अगर वो वर्ब में, हमारे प्लूरल वर्ब में अगर यस या यस नहीं लगा है तो यानी कि वो हमारा क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल सब्जेक्ट होगा, है ना। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? हम एक किताब पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों? अगर मैं कहूँ आपसे कि हम एक किताब नहीं पढ़ते हैं, हम एक किताब नहीं पढ़ते हैं, तो मैं उसे कैसे बनाऊंगी? पहले मैं अपना सब्जेक्ट लिखूंगी, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? वी, है ना, हम। ठीक, हम एक किताब नहीं पढ़ते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्तों?
सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना, तो हम क्या लेंगे, डू लेंगे कि डज लेंगे? नहीं, हम डू लेंगे, क्योंकि डज ES मैंने क्या बताया था, किस में लगता है, सिंगुलर में ना, तो हम इसमें क्यों लगाएंगे, ये तो हमारा प्लूरल है तो हम डू लेंगे। ठीक है, अब नहीं पढ़ते हैं तो तुरंत हम देखिए अपने डू या डज के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे क्या लेना है, वर्ब, तो हम एक किताब नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ना हमारा वर्ब हो गया, तो हम यहाँ रीड लिख दिए। अब इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें जो भी करना था हमने यहाँ डू डज के माध्यम से कर दिया। वी डू नॉट रीड, एक किताब नहीं पढ़ते, तो एक किताब का क्या हो गया दोस्तों, अ बुक हो गया ना, अ बुक। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बन के तैयार हुआ, वी डू नॉट रीड अ बुक, हम एक किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्मूला आप ध्यान रखिए और अपना टेंस जानते रहिए कि ये हमारा कौन सा टेंस है। आप आराम से सेंटेंस जितने भी बड़े छोटे क्यों ना हो आप लगाते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण में बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं कि ही डज नॉट रीड अ बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। मैंने क्या किया, अपना सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था, हमने डज लगा दिया, डज के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर हम अपना मेन वर्ब लिखेंगे रीड, और रीड के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जो कुछ हमारा बचता है हम ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद लगा देते हैं। ठीक है, फिर देखिए वही हमने प्लूरल सब्जेक्ट का भी रखा हुआ है कि वी डू नॉट रीड अ बुक, हम एक किताब नहीं पढ़ते हैं। वी हमारा प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, डू के तुरंत बाद हम नॉट, नॉट के तुरंत बाद हम अपना मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे दोस्तों। इस तरह से हम सेंटेंस को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, चाहे बड़ा हो और चाहे छोटा हो। ठीक है, आगे आइए, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जो जिससे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अब हम क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं, दो तरीके से, या तो हम प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे या तो हम प्रश्नवाचक शब्द को बीच में लिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ क्या वह एक किताब पढ़ता है, क्या वह एक किताब पढ़ता है, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी दोस्तों। अब हम देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट क्या यूज किया, सिंगुलर या प्लूरल, तो हमने वह यूज किया, और वह क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम अपने क्या की अंग्रेजी को डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डज लिखेंगे। ठीक है, जब भी प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती दोस्तों, उसकी क्या लिखी जाती है, उसकी जो हमारी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आते हैं दोस्तों, पहले फर्स्ट आते हैं, सेंटेंस के तुरंत आते हैं, पहले शुरुआत में ही आते हैं, उसकी अंग्रेजी हम कभी भी नहीं लिखते। उसकी अंग्रेजी न लिखकर हम सब्जेक्ट के अनुसार अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमने क्या बोला, क्या वह एक किताब पढ़ता है, क्या वह एक किताब पढ़ता है, तो यहाँ हमारा वह क्या हुआ, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। उसके बाद सिंपल सेंटेंस का ट्रिक है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम अपना क्वेश्चन मार्क लगाकर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर वहीं पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए, तब क्या करेंगे। सेंटेंस के बीच में आने पे दोस्तों उसका फॉर्मूला दूसरा हो जाता है। चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ आपको क्या हो जाता है। जब हमारा, जैसे मैंने कहा वह कहाँ पढ़ता है, ठीक है, वह कहाँ पढ़ता है, अब मेरा कहाँ क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, वह कहाँ पढ़ता है, तो मैं इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करूँगी, तो इसके लिए मैं पहले अपना सेंटेंस देखूंगी, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि क्रिया के अंत में ता है, ती है आ रहा है, तो तुरंत मैं क्या करूंगी, अपना सब्जेक्ट देखूंगी। मैंने वह बोला है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, तो पहले मैं बीच का वर्ड उठाकर क्या रखूंगी, बाहर, वेयर। वह कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, वेयर होती है ना, वेयर लिखूंगी। वेयर के बाद मैं अपना सब्जेक्ट देखूंगी, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, डज लगा दूंगी। डज लगाने के बाद तुरंत दोस्तों सिंपल सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, ही हमारा सब्जेक्ट और रीड हमारा वर्ब, उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो रीड के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते। इस तरह से दोस्तों क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डू या डज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा।
इस तरह से दोस्तों क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन किया जाता है उस सेंटेंस का। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस एक बार आपको समझना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि सारे सेंटेंस करेक्ट हैं या नहीं? चलिए देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, क्या ये सही है? वह स्कूल जाता है, क्या सही है दोस्तों? हाँ सही है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और मैंने वर्ब में ईएस लगा दिया है। ईएस कब लगता है दोस्तों? जब हमारे वर्ब में लास्ट में वॉवेल साउंड आए तब। ए ई आई ओ यू से खत्म हो तो हम मोस्टली उसमें ईएस ही लगाते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। अब मैं दूसरा देखती हूँ। मैं रोज आई रीड माई इंग्लिश बुक डेली, मैं रोज अपनी अंग्रेजी की किताब पढ़ती हूँ। इसकी हिंदी होगी दोस्तों, मैं रोज अपनी अंग्रेजी की किताब पढ़ती हूँ। ठीक है, पढ़ती हूँ ताहती है आ रहा है। ठीक है, तो यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या मैंने सही किया है? तो मैं की अंग्रेजी आई लिखी हुई है, सही है। रीड में मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, यस या यस नहीं लगाया, बहुत सही किया, क्योंकि ये आई हमारा प्लूरल में आता है तो हम इसमें यस या यस अपने वर्ब में नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों माई इंग्लिश बुक रीड डेली, ये हमारा सब ऑब्जेक्ट हुआ, हमने इसको सीक्वेंस में लगा कर रख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो मैंने लव में कोई भी छेड़खानी नहीं करी, मैंने लव की स्पेलिंग एज इट इज वहाँ पे रख कर छोड़ दिया ना। फिर देखिए मैंने वी डू नॉट गो टू हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था, तो मैंने डू रखा, डू के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट रख दिया दोस्तों। मैंने यहाँ डज नहीं लगाया, अगर मैं यहीं पे डज लिख देती तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाता दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको जाननी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? देख लीजिए मैंने सब्जेक्ट के अनुसार अपना डज लगाया है, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अपना ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर वही सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में रहता, क्या वह जाता है, वह कहाँ जाता है, या मैं पूछूं वह कहाँ जाता है, तो कहाँ मेरा बीच में आ रहा है तो मैंने तुरंत वर्ब वेयर पहले लगा दिया। वेयर के बाद मैंने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज लिखा और डज लिखने के तुरंत बाद मैंने अपना सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद अपना वर्ब लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैंने कोई जगह नहीं बताया तो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं था, मैंने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। ठीक है, वैसे तुरंत बाद देखिए दोस्तों एक ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो? अगर कोई आप किसी से पूछना चाहे व्हाट डू यू रीड, तो क्या ये मेरा सेंटेंस सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और वाट को मैंने पहले लिखा है क्योंकि वाट मेरा बीच में आया था। उसके बाद यू के अकॉर्डिंग मैंने अपना हेल्पिंग वर्ब भी लगाया हुआ है। मैंने रीड को एज ए वैसे ही रखा हुआ है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। सब कुछ मेरा स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर फॉलो कर रहा है उस फॉर्मूला को, तो मेरा ये भी सेंटेंस सही हो गया। और लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, वाई डू आई रीड, मैं क्यों पढ़ती हूँ। अब क्यों भी मेरा बीच में आया था तो मैंने इसे पहले लिखा, आई के अकॉर्डिंग मैंने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया, डू लगाया, फिर उस हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने अपना सब्जेक्ट लिखा आई, और आई के बाद तुरंत मैंने अपना वर्ब लिखा, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया। तो इस तरह से दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का हर पार्ट्स मैंने आपको टच करके दिखाया। ठीक है, और ये सारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने आपको बताई। यहाँ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अच्छे से क्लियर किया है। अगर आप इसको एक बार और देख लेंगे तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताऊंगी। इस तरह से दोस्तों हम पढ़ेंगे और मैं पक्का कह सकती हूँ कि आपको कभी भी टेंस में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।